एवरीवन, सो वेलकम अगेन टू एग्ज़ाम वर्ड। एंड जैसा कि हमें पता है कि CUET PG के एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो आ चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 24 जनवरी 2024 इसकी अंतिम तिथि है। और आपके एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं स्टार्ट 11 मार्च से। अब देखते हैं किसकी किस्मत है कि उसका एग्ज़ाम 28 मार्च को होगा और कौन थोड़ा अनलक्की है जिसका एग्ज़ाम 11 मार्च को होगा। लेकिन आपको तैयारी जो करनी है वो 11 मार्च के हिसाब से स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि ऐसा कोई डेट सीट नहीं है कि जहाँ पे आपको सब्जेक्ट की डेट्स दी गई हो अभी किस तारीख में ही ये एग्ज़ाम होगा। तो आप मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 11 तारीख को ही होना है। तो CUET PG एवरेज एस्पिरेंट इस साल रहेंगे मोर देन 10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा रहेंगे। और कंपटीशन मैं एक बार फिर बता देता हूँ, सबसे हाई कंपटीशन JNU में देखने को मिलेगा। उसके बाद सेकेंडरी BHU आता है, फिर DU होता है आपका, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद होता है। जामिया और AMU का अभी तक कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि ये यूनिवर्सिटीज़ हिस्सा लेंगी भी या नहीं। चलिए अब अपन बढ़ते हैं आगे, दूसरे बिंदु पे आते हैं। यहाँ ये कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी गई हैं अबाउट द NTA, लेकिन हमें NTA से इसका ऐसा कोई खास लेना देना है नहीं। यहाँ पे आप देखें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे 2024 के बारे में दिया गया, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, जो मार्किंग स्कीम है वो सब मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। एज लिमिट भी यहाँ पे दी गई है। देखिए मास्टर्स में कोई एज लिमिट नहीं होती है बाय द वे, UG में एज लिमिट जो है ये होती है। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है जो कि आपको नॉर्मली पता चल ही जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं, PWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा, वो करना चाहूँगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आपको अभी कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जैसे कोई कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड नहीं करना होता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बोलते हैं कि इसको अपलोड करना है, ठीक है, अपलोड करना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अपलोड नहीं करना है इसको। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम है तो आप EWS कैटेगरी में आते हैं। आप EWS का सर्टिफिकेट अगर आप बनवा पाते हैं, अभी नहीं, आपको EWS सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा 1 अप्रैल के बाद का। कब का? 1 अप्रैल के बाद का। तो यानी कि आपको जो न्यू फाइनेंशियल ईयर होगा उसका सर्टिफिकेट देना है। EWS वाले हो गए, दूसरे हो गए OBC वाले। ऐसे अगर OBC NCL में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में, तो आपको भी अपना OBC का जो सर्टिफिकेट है वो कब का सबमिट करना होगा यूनिवर्सिटी में? 1 अप्रैल यानी 31 मार्च के बाद का। तो आप अभी एप्लीकेशन फॉर्म में ये ज़रूर भर दें, अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है या आप उस कैटेगरी में आते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म में आप EWS कैटेगरी हो गया, आपका OBC हो गया, ठीक है, SC ST तो है ही है, और इसके अलावा आपका PWD हो गया, ये कैटेगरीज भरना ना भूलें। ठीक है, PWD से रिलेटेड भी एक बहुत मिसकंसेप्शन चलता है। बोलते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी में हमारे पास PWD सर्टिफिकेट है तो क्या हमारा मेडिकल होता है? तो जी नहीं, कोई मेडिकल नहीं होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। मेडिकल आपका मोस्टली गवर्नमेंट एग्जाम्स में होता है। गवर्नमेंट एग्जाम जो जॉब्स के एग्जाम्स हैं उनमें बाद में मेडिकल होता है। यूनिवर्सिटीज़ में किसी भी प्रकार का आपका मेडिकल नहीं लिया जाता है। OBC वालों को एक एडवाइस और देना चाहूँगा, OBC में कुछ कास्ट ऐसी हैं जो कि स्टेट में OBC हैं, जो स्टेट में OBC हैं। ऐसे ही कुछ कास्ट SC की हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ तो SC में है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ पे जनरल कैटेगरी में या OBC में काउंट होती हैं, मोस्टली OBC में काउंट होती हैं। मैं 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ कास्ट के। जैसे अगर आप देखेंगे जो बिहार में अगर हम देखें तो बिहार में कुछ कास्ट हैं, आई थिंक बरनवाल जिनका सरनेम होता है, वो लोग वहाँ OBC में काउंट होते हैं। लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट उठाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ये सेम कास्ट आपको किस में मिलेगी? जनरल कैटेगरी में। तो आप या तो जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं या EWS में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि OBC आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का बनेगा ही नहीं और आपको OBC हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का सबमिट करना होता है। ऐसे ही SC की अगर मैं बात करूँ एक एग्जाम्पल के लिए, अगर हम पंजाब में जाते हैं तो पंजाब में आपको एक नई कास्ट मिलेगा जो वहाँ पे SC कैटेगरी में आता है, लेकिन ये कास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में OBC में आता है। तो ये आप देख लें अपनी कास्ट का कि क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में OBC या जनरल में है, या फिर जिस स्टेट में जो कास्ट आपकी स्टेट में है वही कास्ट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में है। राजस्थान के अंदर
भरतपुर और ये कुछ 2-3 जिलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो जिले हैं राजस्थान में, वहाँ पे जितने भी जाट कम्युनिटी के लोग हैं वो आते हैं ओबीसी में, लेकिन जाट कम्युनिटी सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है ईडब्ल्यूएस और जनरल में। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जिस कैटेगरी में आते हैं, यू कैन अप्लाई इन द कैटेगरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। आप स्टेट गवर्नमेंट की कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। आपको अभी किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट आपको बनवाना है 31 मार्च के बाद, तभी वो एक्सेप्टेबल होगा। अदरवाइज अभी बनवाओगे फिर नया बनवाओगे, डबल पैसे लगाओगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपके कुछ डिटेल्स दी गई हैं। डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले यहाँ पे है कि आपके एग्जाम जो एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, 26 से स्टार्ट हुए हैं और कब तक चलेंगे, 24 जनवरी तक चलेंगे। लास्ट डेट जो है पेमेंट वगैरह पे करने की वो 25 जनवरी है। ये डेट एक्सटेंड होगी, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ये डेट एक्सटेंड होगी हर हाल में होगी, कम से कम 10 से 15 दिन। 15 फेब तक हो सकता है एप्लीकेशन फॉर्म चल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। 10 दिन तो एक्सटेंड होना ही होना है इसे। उसके बाद अगर हम बात करें आपसे, यहाँ जो ये फ़ी है पेबल कैंडिडेट जो आप पे करेंगे, आप देखिए जनरल कैटेगरी के लिए जो फ़ी है, आप 2 पेपर चुनते हैं। अगर आप 2 पेपर चुन सकते, पिछले साल से फिर फीस बढ़ाई गई है। पिछली बार फीस जो है वो कम थी, अब की बार ये फीस जो है बढ़ा दी गई है। पिछली बार जनरल कैटेगरी का जैसे फीस था 1000 था और ये 400 था, लेकिन अब बढ़ा के इसे 1200 कर दिया गया है और यहाँ 600 कर दिया। अगर आप ओनली 2 पेपर्स देते हैं तो आपकी जो फ़ी है वो लगेगी 1200 रुपये। लेकिन अगर आप जैसे जैसे उसमें और टेस्ट ऐड करते जाएं, फॉर एग्जांपल मैंने एक फॉर्म भरा पॉल साइंस का, दूसरा फॉर्म भर दिया मैंने हिस्ट्री का, और अब इतना ये 2 सब्जेक्ट का तो मेरा लगेगा 1200। लेकिन अगर मेरे को लगता है नहीं मैं सोशियोलॉजी भी कर लूँगा, तो सोशियोलॉजी का मुझे अलग से कितना देना पड़ेगा, 600 देना पड़ेगा। अब मैं जितने ऐड करता जाऊँ, 6, 7, 5 जितने पेपर ऐड करता जाऊँगा उतने ही मुझे एक्स्ट्रा पैसे इसमें देने पड़ेंगे। ऐसे ओबीसी के लिए है, कोई खास छूट नहीं है। यहाँ पे 1000 रुपये है और सब्जेक्ट वाइज आपका 500 है। और अगर आप SC ST या थर्ड जेंडर हैं तो आपको 900 और यहाँ 500 सेम, ज़्यादा कुछ खास छूट देखने को मिल नहीं रही है। PWD में 800, 500 यहाँ एक्स्ट्रा ऐड करने का बस 100 रुपये का फ़र्क है। बाकी ज़्यादा कुछ इन्होंने कैटेगरी को ऐसा कुछ खास एडवांटेज नहीं दिया है। तो कैटेगरी में अगर आप हैं तो पैसों को लेकर खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका विदेशियों के लिए जो आउटसाइड ऑफ इंडिया आपके फॉरेनर हैं उनके लिए 6000 रुपये फार्म फीस है, और अगर एक सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो 2000 रुपये अलग से लगेंगे। तो कह सकते हैं पैसे कमाने का एक अच्छा तरीका है NTA के द्वारा। ठीक ठाक पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। और यहाँ पे आप कोई गलती मत करिएगा सब्जेक्ट चुनने में, क्योंकि सब्जेक्ट आप जो पेमेंट हो जाएगा नए सब्जेक्ट ऐड करने में आपको नया जो है वो पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। और आपका जो कैटेगरी वाइज देख लीजिए आप, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो मैं ऑलरेडी अपने एक सेशन में बता चुका हूँ। वो सेशन का लिंक नीचे दिया गया है, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। साथ ही मैं बता दूँ आपको, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। एग्जाम आपका मार्च में है, आपको बहुत सारे MCQ, कुछ फ्री PDFs, पेड लेक्चर्स भी एग्जाम वर्ड पे चल रहे हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा एप्लीकेशन जो है उसे भी आप डाउनलोड कर लें, जो कि आपका गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो ये आप ध्यान रखें, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है आपके काफ़ी यूजफुल होने वाला है आने वाले दिनों में, ठीक है। चलिए, तो ये आपके एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके बहुत काम आने वाली है। और ये एक लिंक दिया गया ऑफिशियली एग्जाम बट ऑफिशियल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी मैंने डायरेक्ट डाल दिया है। तो आप इस लिंक पे जाके भी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस फॉर्म ओपन करके मैं बता दूंगा किस तरह आपको भरना है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर रहे हैं, JNU यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें तो वहाँ JNU डाल रहे हैं। भाई उसको नाम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, BHU लिख रहे हैं तो केवल BHU लिख रहे हैं। इसका नाम डालो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तब वो यूनिवर्सिटी का नाम खुलेगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि आपने BHU डाल दिया, आप BHU शॉर्ट में बोलते हैं, कंप्यूटर थोड़ी वहाँ पे पूरे नाम से चीज़ों को फिलअप किया जाता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर नहीं उसको एक्सेप्ट करेगा। एक यूनिवर्सिटी है फॉरेन लैंग्वेज EFLU, भाई इस यूनिवर्सिटी को ढूंढने में पसीने छूट रहे हैं। इसके नाम के आगे द लगा हुआ है, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी सर्च कर करके रह जाना, नहीं मिलेगी जब तक आप पहले द नहीं डालोगे। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इसके अलावा यहाँ इन्फॉर्मेशन दी है कि आप ऐसे ऐसे पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन मोड पे। पैसे तो भाई तुम्हें लेने के 500 तरीके आजकल, UPI है, सारी चीज़ें हैं। तो ये है कि आपका मोटा मोटा मान लो कि आप मोस्टली स्टूडेंट 1200 तो देंगे ही देंगे, और एक सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा ऐड करते ही करते हैं वो बैकअप के लिए। तो ये मान लो आपका 1800 तो नॉर्मल लगना ही लगना है, ठीक है। तो आप फॉर्म फीस जो है वो लगभग 2000, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी चुनोगे,
5 यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरोगे तब फिर हर यूनिवर्सिटी 300 से 500 रुपये लेती है, तो अच्छा खासा बिजनेस हो जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का, है ना। बाकी एनटीए आपको पता होगा केवल नीट से इसने पिछले 2-3 साल में 800 900 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो अब सीयूईटी भी अच्छा एक ऑप्शन है इनके लिए। वेल, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, लगभग मैक्सिमम सिटीज़ में सेंटर, जहाँ पहले से बैंक वगैरह के सेंटर आते थे वहाँ सेंटर आ रहे हैं, तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार परमानेंट एड्रेस जो है वो भी डालिए और करंट एड्रेस भी डालिए, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। अगर आप दिल्ली मुंबई कहीं भी रह रहे हैं, रहने वाले कहीं और से हैं, तो आप दिल्ली मुंबई में रह के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, और मेरा रिक्वेस्ट है इस इन्फॉर्मेटिव सेशन को आप अपने स्टेटस पे ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आपके साथी भी इस इन्फॉर्मेशन को जान पाएँ और ये समझ पाएँ कि हाँ, जो हमारा सीयूटी पीजी को लेके हमारे जो भी इश्यूज़ हैं वो क्या हैं, और आपको टेलीग्राम पे भी इससे रिलेटेड अपडेट्स जो हैं साथियों वो मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे दिया गया है कि एग्जामिनेशन जो है, देखिए एग्जामिनेशन का पैटर्न बता देता हूँ थोड़ा सा किस तरह का एग्जाम है। अगर हम पैटर्न की बात करें, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 भाग में डिवाइडेड होता है। 25 क्वेश्चन पार्ट ए होता है, 75 क्वेश्चन का पार्ट बी होता है। पार्ट बी जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि 75 क्वेश्चन जिसका स्ट्रांग होगा लगभग जेएनयू उसी को मिलेगा, क्योंकि जेएनयू आपका 25 क्वेश्चंस को काउंट नहीं करता है। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज में 25 क्वेश्चंस भी काउंट होते हैं, तो मिस मत करिए इस चीज़ को, पढ़ाई करिए और 25 क्वेश्चन से ज़्यादा मेहनत 75 पे करिए, यानी आप अपने डोमेन पे करिए, ठीक है। तो इसमें कोई पैटर्न में चेंज नहीं आया है। 1 घंटा 45 मिनट का पूरा पेपर होगा, आपको पूरे 1.25 घंटे में ये पेपर खत्म करना है। 3 शिफ्ट में एग्जाम होंगे, तो अपना शिफ्ट ध्यान रखना, किस शिफ्ट में आपका एग्जाम हो रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे आप इन्होंने कहा कि एमटेक वगैरह कुछ ऐसे कोर्सेज हैं उनको छोड़ दें, बाकी लगभग कोर्सेज आपको किस में मिलेंगे, बायलिंगुअल मिलेंगे। आप हिंदी इंग्लिश इन भाषाओं में आप चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम बात करें आगे स्ट्रक्चर पेपर्स की है, तो ये देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर दिया गया है। ये जो है आपका, जैसे इसमें दिया गया 75 क्वेश्चन दिया गया है, और कुछ बहुत प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कैंडिडेट जो है वो मैक्सिमम 4 क्वेश्चन जो 4 कोड है वो दिए गए होंगे, और इसके बाद आपका जनरल टेस्ट होगा विद ईच पेपर। हर पेपर जो 25 क्वेश्चन है, जिसका हमारे एग्जाम वर्ड पे कुछ लेक्चर्स फ्रीली अवेलेबल है, और बाकी अब हम स्टार्ट कर देंगे क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट अब फॉर्म भरेंगे, तो स्टूडेंट्स अब क्राउड भी आना स्टार्ट हो जाता है उसी हिसाब से। ड्यूरेशन जो है वो 105 मिनट है। आपका दूसरा आता है 75 क्वेश्चन है इसमें, और ये पूरा का पूरा आपके डोमेन पार्ट से होता है। फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा किसका होगा, पॉलिटिकल साइंस होंगे 75 क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखें आप, लैंग्वेज के प्रोग्राम, जो लैंग्वेज के कोर्सेज हैं वो केवल लैंग्वेज में होगा। फॉर एग्जांपल आप जापानीज दे रहे हैं तो जापानीज में होगा, आप फ्रेंच दे रहे हैं तो फ्रेंच में होगा, तो आपको उसका आइडिया होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन उसके भी इंग्लिश में होते हैं जो केवल उसकी हिस्ट्री वगैरह लिटरेचर से रिलेटेड होते हैं। अब हम बात करते हैं कोड। कोड अब की बार फिर बदल दिए गए हैं, ध्यान रहे, कोड अब की बार फिर बदल दिए गए हैं। पिछली बार HQP से स्टार्ट था, और अब की बार जो कोड हैं वो बदल के COQP हो गए हैं। तो देखिए, पहला PGQP था, 2022 में PGQP था, फिर HUQP हुआ, ठीक है। अब चेंज करके COQP कर दिया गया, तो कोड भी चेंज हो गए हैं। यहाँ पे आप देखिए नए कोड आ गए हैं, बीएड का अलग आ गया है, बीएड मैथमेटिक्स के अलग आ गए हैं। इस हिसाब से हम देखते चलते हैं, ये पूरे कोड चेंज कर दिए गए। कोड के ऊपर मैं एक अलग से लेक्चर लेके आऊँगा, आपको समझना पड़ेगा किस कोड को कैसे तैयार करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे योगा वगैरह सबके कोड चेंज कर दिए गए हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये COQP 11 कर दिया गया है LLB का। यहाँ पे देखिए, इसी कोड से आप कई सारे एग्जाम दे सकते हैं, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, जम्मू एंड कश्मीर स्टडीज, हिंदू स्टडीज, वुमेन स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, डिजिटल सोसाइटी, फाइनेंस एंड टैक्सेशन, फिजिकल एजुकेशन, टेक्सटाइल डिजाइन, हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, जेंडर स्टडीज, सारे कोर्स इसमें डाल दिए। मेजर कोर्स LLB, DU LLB, DU, BHU, उसके अलावा हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत सारी जगहों पे BA के बाद LLB कराई जाती है मेरे साथियों। एक कोर्स की तैयारी कर लो, एग्जाम वर्ड पे कोर्स अवेलेबल है इसका मात्र 3500 में। ज्वाइन नाउ इफ यू रियली इंटरेस्टेड, अदरवाइज यूट्यूब पे इधर उधर चैनल्स खोजते रहो।
LLM के कोर्स भी बदल गए, एमएड का कोर्स बदल गया, सबका बदल गया है। मैं आपको एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो इस पर और बना के दूंगा ताकि आपको समझ आए कि आखिर कोड आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही कोड चुनेंगे आप, कोड चुनेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने कौन से कोर्स में अप्लाई किया है। पिछले साल का एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक लड़की का JNU में एडमिशन होता है लेबर स्टडीज में, ये उसके अकॉर्डिंग है कि मेरा लेबर स्टडीज में एडमिशन होना चाहिए था, लेकिन उसने कोड कोई और डाला था, पेपर किसी और सब्जेक्ट का देके उसे लगा मैंने लेबर स्टडीज, क्योंकि एनटी ने वो कोर्स का कोड बदल दिया था बाद में, उसने वो अपना कोड चेंज ही नहीं किया फॉर्म में। उसके बाद उसने जब रिजल्ट आ गया तब मुझे फ़ोन किया कि मनदीप सर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मेरे नंबर 200 कुछ हैं और मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है JNU। मैंने जाके कोड देखा तो वो एग्जाम दे के आई थी, पता नहीं MBA का, पता नहीं किसी और कोड का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वो लेबर स्टडीज का कोड बदला गया था उस साल। तो ऐसा ना हो आपके साथ, इसलिए कोड बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे कोड विज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो ये गलती मत करिए, कोड चेंज हो गए हैं, ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। अब आप कितना सीरियस लेते हैं आप पे निर्भर करता है, मेरा काम आपको बताना है, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। यहाँ पे एमटेक वगैरह के इनके सब के कोड बदल गए, ये इतने कोड हैं सारे सब्जेक्ट्स के। आप संस्कृत से रिलेटेड जो भी हैं, मार्किंग स्कीम की बात कर लेते हैं साथियों। तो मार्किंग स्कीम 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। नेगेटिव में अगर आप देखेंगे तो -1 होता है, -1। यहाँ पे तुक्काबाजी नहीं चलेगी, जय माता दी बोल के कोई सोच रहा हूँ मैं पेपर करके आ जाऊंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा JNU में, तो देखो माता ही फिर तुम्हारा बेड़ा पार कराएंगी। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ाई करो अच्छे से, पैटर्न को समझो, मॉक टेस्ट लगाओ खूब सारे। हम अपने एप्लीकेशन पे 5 या 6 तारीख से सारे मॉक टेस्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, प्रॉपर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे, आप टाइमिंग लगा के अपना एग्जाम जो है वो आराम से कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ये एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस, इस पे हम एक सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे, और इसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी, इस पे भी हम अलग से बात करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, मुझे भरोसा है आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। एडमिट कार्ड कब आएगा, कैसे आएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। एग्जामिनेशन का शेड्यूल दे रखा है, ठीक है, कब से कब तक होंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखें सब्जेक्ट कहीं नहीं बताया अभी तक। पहली शिफ्ट सुबह 7 से 8:30 बजे तक है, दूसरी शिफ्ट यहाँ पे 10:50 से 12 बजे तक है, तीसरी शिफ्ट यहाँ पे 2:35 से लेकर 4 बजे तक है। तो इस तरह से शिफ्ट दी गई है, तो इससे आपका ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसके बाद आपका जो और डेटा दिया गया है, NTA स्कोर के बारे में दिया गया है, किस तरह से आएगा, रीचेकिंग के लिए आप कैसे डाल सकते हैं, इन पे प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं। और ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो आपके काम के हो सकते हैं। ठीक है, अभी यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट जो है वो भी आपको मिलेगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, कौन कौन सी नहीं कर रही हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ प्रदान कर दी जाएगी। तो मैं बस यही कहूँगा आपसे कि अगर आप CUET PG के एस्पिरेंट हैं, अगर आप CUET PG दे रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने में गलती मत करिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में गलती का मतलब है आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाना। कोड बहुत ध्यान से डालना है, बाकी सारी गलतियां एक्सेप्टेड हैं, लेकिन कोड अगर गलत कर दिया तो एग्ज़ाम किसी और सब्जेक्ट का दे के आओगे और रिजल्ट किसी और सब्जेक्ट का आएगा। ठीक है, कहानी ये है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में आपको सब्जेक्ट कोड के हिसाब से चुनने होंगे और ऑल सिलेक्ट पे टिक करिएगा, सारी यूनिवर्सिटी चुननी है आपको। या फिर आपको ये है कि नहीं मुझे इन्हीं 10 में जाना, तो वही 10 चुनिए, कम से कम ये पता हो कि 10 ऑप्शन हों आपके पास। ठीक है, तो अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिए, टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम लिंक भी हमारा दिया गया है, उसे भी फॉलो कर लीजिए, एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर लीजिए, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी हमारा दिया गया है, उस पर हमें मैसेज करके आप हेल्प मांग सकते हैं डायरेक्टली। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, जिनके नहीं हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, या व्हाट्सएप हेल्पलाइन का यूज़ करें, या टेलीग्राम पे जाके अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट कर दें। शुक्रिया।